जय हिंद बच्चों। तो देखिए हमारे पास फिजिक्स के दो क्वेश्चन डाउट में है, तो फटाफट देखिए समझ में आ जाएगा। इसमें कहा जाता था डायग्राम नॉट ड्रॉन टू स्केल बिलो शोज द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक्स एक्सिस में आपको दिख रहा है आई है विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, whereas the angle of deviation is represented in y axis, right? Okay, ध्यान समझेगा। और ये किसके, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ट्राइंगुलर प्रिज्म ऑफ सर्टेन ग्लास मटेरियल। तो कुछ भी आपके पास प्रिज्म है वो हो सकता है, आपके पास ट्राइंगुलर प्रिज्म है आपके पास। और ये जो एंगल होता है इसे हम ए बोलते हैं, इसे हम बी बोलते हैं नेमिंग के अकॉर्डिंग। और ये जो एंगल ए होता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ओके फाइन। आगे देखिए, इसमें अब हमसे कहा जाता है फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म ए। वही चीज आपसे यहाँ पे जो है वो निकालने के लिए कहा गया है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आपको एक चीज बता देता हूँ, छोटा सा रिलेशन है, ध्यान रखना है, आपको हमेशा याद रखना है। डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को, प्लस ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म को। और ये दोनों इक्वल होते हैं आई विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और प्लस आई विच इज द एंगल ऑफ इमरजेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ से इस तरह से लेकर गए एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस तरह से बनाए, ये आपके पास इंसिडेंट रे था और ये आपके पास नॉर्मल, नॉर्मल के साथ एंगल आई बना दिया विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगा, रे टू डेंसर जा रहा है। उसके बाद ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ से इस तरह से जाएगा। उसके बाद ये वाला जो एंगल आता है आपके पास, ये बना देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे, पहले तो नॉर्मल बना लीजिए। और नॉर्मल बनाने के बाद ये ना अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, तो ये जो एंगल ये वाला है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद आप अगर इसको इधर सीधा ले जाते, समझ रहे हैं इसको, अगर आप इसको सीधा ले जाते, अगर ये बेंड नहीं होता, वहीं पे फिर आपने ये वाला जो इमरजेंट रे है उसको अगर आप एक्सटेंड किए होते, तो अब आपको पता चलता है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको मैं येलो कर देता हूँ, ये वाला जो एंगल है वो आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन है। डेल्टा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक ये वाला रिलेशन आपको सिर्फ याद रखना है, बस आपका जो काम है वो बन जाने वाला है। आई बात समझ में? ठीक है, चले आगे। ओके फाइन, आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बड़े प्यार से समझिएगा। ये जो डेल्टा है उसको आपको क्या करना है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन लेना होता है हमें, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब है पता है, ये वाला सबसे कम डेविएशन। देखो यहाँ पे एंगल आई में कुछ ना कुछ था, तो अब मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन है। फिर धीरे 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 एक पॉइंट ऐसा आया जब आई की वैल्यू कुछ हुई तो एंगल ऑफ डेविएशन ना मिनिमम हो गया विच इज 15 डिग्री ओवर हियर, राइट। उसके बाद आपके पास और जाता है और जाता है और जाता है, फिर एंगल आई बढ़ता रहता है। ये वाला ग्राफ आपको हमने करवाया हुआ है, तो ध्यान से याद रखिएगा इसको कि आई की वैल्यू धीरे 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 बढ़ता रहता है। वहीं पे एंगल ऑफ डेविएशन पहले मैक्सिमम पे होता है, फिर धीरे धीरे एक पॉइंट आता है जहां पे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है, फिर आपके पास मैक्सिमम हो जाता है। और इसकी एक कंडीशन होती है, जिस केस में आई और ई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस अगर इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो आपके पास मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बन जाता है। आई बात समझ में? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अब आई और ई इक्वल है तो आप 2 ऑफ आई लिख दें इसको। आई बात समझ में? 2 ऑफ आई लिख दें, ठीक है ना, आई प्लस आई 2i। गॉट इट? चलो, तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, आपका काम बन जाएगा। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज ओवर हियर 15 डिग्री एज यू कैन सी। तो ये हो गया आपके पास 15 डिग्री इज इक्वल टू, नहीं प्लस है तो प्लस का ए लगा देते हैं, डबल ऑफ एंगल आई। अब एंगल आई कौन सा लेना है, जिस एंगल पे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा था वही एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला यहाँ वाला एंगल आई। तो ये 18 है और ये आपके पास 42 है, ये मेरे हिसाब से एग्जैक्ट मिडवे लाई कर रहा है मेरे हिसाब से, राइट। तो 18 और 42 मेरे हिसाब से ये आपके पास 30 डिग्री है ना। तो 30 डिग्री आप क्या ले लेंगे, आई की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डन। चलो, तो वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं और यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 माइनस का 15 कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री के आसपास। तो ये जो आपके पास एंगल आया है वो आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म है। आई बात समझ में? मैक्सिमम टाइम आपके पास जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 60 डिग्री निकल कर आता है, नहीं तो 45 डिग्री निकल कर आता है। ठीक है, याद रखना। कई बार आपके पास 30 भी निकल सकता है। 30, 45, 60 यही तीन एंगल आपके पास जो आंसर में है वो निकल कर आते हैं फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस वाली क्वेश्चन को हम देखते हैं। आपको जो भी डाउट आता है उसे आप इस वाले नंबर पे भेज दें, आपको प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि पर्सनल क्लास, तो उसके लिए आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। चाहिए, अब इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अब आपको यहाँ पे पता चलेगा। पहले एक छोटे से कंसेप्ट समझाता हूँ। जैसे कि ये है मेरे पास एक रॉड है, इस पे एक फोर्स मैं इस वाले डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, एक फोर्स मैं इस वाले डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। ठीक है ना, ये दोनों ही आपके पास, ये जो रॉड है उस पे परपेंडिकुलर अगर आप देखें तो, है ना।
लेकिन अगर ये दोनों फोर्सेस को देखते हैं F1 और F2, F1 और F2 बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही फोर्सेस आपके पास इक्वल होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। एंड अगर आप सिर्फ फोर्सेस की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं आपके पास, पैरेलल होते हैं। आई बात समझ में, ये क्या होता है आपके पास, पैरेलल। देख रहे हैं, एंटी पैरेलल बोल सकते हैं आप, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है। अच्छा, अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपके पास d है, तो जो आपके पास कपल का फॉर्मूला आता है, यहाँ पे कपल लगता है, क्या लगता है यहाँ पे, कपल। कपल क्या कहते हैं, ये कुछ नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स ही है बस, और कुछ नहीं, कपल है बस। अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे होते हैं और कुछ नहीं। तो कपल क्या होता है, आइदर फोर्सेस को, कोई सा एक ले सकते हैं आप, दोनों या तो ये या तो ये, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे हमें कपल जो है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो निकालने। यही काम आपके पास यहाँ पे किया गया है इस वाले डायग्राम में। बट अगर आप नोटिस करेंगे तो बस इसमें एक छोटी सी गलती है, गलती नहीं, बस थोड़ा सा अलग तरीके से बनाकर दिखाया गया है कि जो ये जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है, उनको रॉड के साथ परपेंडिकुलर नहीं रखा गया है, बस, और कुछ नहीं। तो आपको एक ऐसी लाइन इमेजिनरी बनानी पड़ेगी जो रॉड को मतलब ये दोनों ही फोर्सेस को परपेंडिकुलर रखे उस वाले रॉड को। तो इमेजिनरी रॉड आप कैसे बनाएंगे, आइए मैं समझाता हूं। ये वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला, इसको लेट से इस पॉइंट को हम नेमिंग कर देते हैं सी से। तो ये ABC ऑलरेडी था ना, इसीलिए इसको हमने नेमिंग कर दिया सी से। तो ये वाला जो रॉड है इस पे, अब आप देखेंगे ये वाला ठीक परपेंडिकुलर लग रहा है, और इधर से ये वाला फोर्स यहाँ पे आएगा तो ये परपेंडिकुलर लगेगा। तो आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, अगर आप देखें दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, दैट्स फाइन, ठीक है। तो फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक सा। आई बात समझ में, ठीक है। चलो, तो फोर्स देख लीजिए कौन कितना है आपके पास, यहाँ पे फोर्स 20 है। इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, ये वाला 5 है, ये वाला 3 है, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा AC। यहाँ पे आप पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 25, ये अंदर आ जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, और AC की वैल्यू आ गई आपके पास √16 विच इज 4। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे एक और चीज का, क्योंकि आपके पास फोर्स जो है वो डाइन में नहीं है, डाइन मतलब सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होता है, किसमें है ये आपके पास, न्यूटन में है, विच इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो जो डिस्टेंस आप लेंगे उससे भी आप एसआई यूनिट में ही लेंगे, तो सेंटीमीटर में नहीं ले सकते, क्योंकि सेंटीमीटर आपके पास सीजीएस यूनिट होती है, ठीक है। तो आप ये जो 4 सेंटीमीटर था उसे आप 100 से डिवाइड कर देंगे, विच विल गेट कन्वर्टेड इनटू मीटर। तो 4/100 आप लिख सकते हैं। अब आप बिंदास इससे इसको काट दीजिए, 2 से इसको 5 बार में काट दीजिए, और इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 0.8 न्यूटन आपके पास, न्यूटन, और साथ में मीटर भी लिखेंगे क्योंकि ये आपके पास क्या, टॉर्क है, कपल है, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स है, तो न्यूटन मीटर फोर्स, और ये डिस्टेंस, तो फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्टेंस के लिए मीटर, तो न्यूटन मीटर आपके पास जो यूनिट है वो आपके पास हो जाएगा। अब आइए, क्वेश्चन में यही चीज आपसे यहाँ पे पूछा गया था, अगर आप ध्यान से देखें, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड वो हमने निकाल दिया 0.8 न्यूटन मीटर। वहीं आपसे ये पूछा है कि एसआई यूनिट क्या है, तो वो तो आपको साथ साथ में हमने आपको बता ही दिया कि न्यूटन मीटर है आपके पास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली